नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड फर्स्ट से। आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे आज हम बात चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट और शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, हम इसको आरटीई पढ़ते हैं, आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम और इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, और कैसे जो है आरटी एक्ट जो है बना, इन सभी बिंदु पर डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 जो है, इसको लागू कब किया गया ये याद रखें। इसको लागू किया गया था अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, जिस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सारे देश में इसको जो है लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ यह अधिनियम जो है, ये अधिनियम में क्या है, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु जो है आपके विभिन्न प्रावधान जो है विभिन्न प्रावधानों एवं उन प्रावधानों को जो है सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कर्तव्य एवं दायित्वों का निरीक्षण या निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ यह इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो है 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार जो है कैसा अधिकार बन जाएगा, मूल अधिकार। ठीक है, तथा सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, आरटी एक्ट क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखने योग्य जो आपकी इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता भी देता हूँ। ठीक है, फिर आगे हम जो है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या क्या प्रावधान है वो फिर देखेंगे। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। ठीक है, और इसमें कितने एक्ट हैं, सॉरी इसमें कितनी धाराएं हैं ये पता होना चाहिए, अध्याय कितने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, बात करें आरटी एक्ट की, तो देखिए दोस्तों आरटी एक्ट में जो है अगर हम बात करें धाराओं की, ठीक है, तो धाराएं कितनी हैं, 38 धाराएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, धाराएं कितनी हैं, धाराएं हैं आपकी 38। ठीक है, याद रखें आरटी में कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। अगर अध्याय की बात करें दोस्तों, तो अध्याय कितने हैं, अध्याय भी याद रखें, अध्याय कितने हैं, तो अध्याय हैं आपके 7। ठीक है, 7 अध्याय हैं आरटी में, और चौथा जो अध्याय है वो सर्वाधिक धाराएं हैं चौथे अध्याय में। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखें कि जो चौथा, टोटल कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। इनमें से जो चौथा नंबर का जो अध्याय है उसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, तो 16 धाराएं हैं आपकी अध्याय 4 में। ठीक है, इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आरटी में धाराएं हैं 38, अध्याय हैं 7। ठीक है, और अनुसूची है आपकी 1, इसको भी याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो आरटी एक्ट है इसको राज्यसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा में कब पारित किया गया, और राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। ये आरटी जो एक्ट है दोस्तों, आरटी एक्ट आपका 2009। ठीक है, तो आरटी एक्ट 2009 में जो है ये आपका कब पारित हुआ राज्यसभा में। पहले बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में इसको पारित किया गया था 20 जुलाई 2009 में। ठीक है, 20 जुलाई 2009 को जो है इसको राज्यसभा से पारित किया गया। ठीक है, लोकसभा से कब पारित किया गया आरटी एक्ट को, तो लोकसभा से इसको पारित किया गया 4 अगस्त 2009। ठीक है, ये याद रखेंगे, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी कब दी गई, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है आरटी एक्ट को मंजूरी दी गई 26 अगस्त 2009। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर कर देता हूँ मैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसको कब मंजूरी दी गई, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई आपकी कब दी गई, 26 अगस्त 2009। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कि जो आरटी एक्ट है 2009,
तो इसको राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को जो है पारित किया गया, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी देगी 26 अगस्त 2009 को। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए तो देखिए स्टार्टिंग से तो देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लंबी कहानी है और प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 45 क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये अनुच्छेद पूछा जा सकता है आपको। तो अनुच्छेद 45 में क्या घोषणा की गई है आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में ये घोषणा की गई है कि राज्य जो है आपका संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्त कर समाप्ति तक जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 45 में क्या घोषणा की गई, इसमें ये घोषणा की गई कि जो राज्य संविधान के प्रारंभ से जो 10 वर्ष की कालावधि के अंदर जो है सभी बालकों को, ठीक है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक, यानी कि बच्चे की जब 14 वर्ष की आयु समाप्त होती है तब तक उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, इसको याद रखें आप, अनुच्छेद 45 में क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए और तभी से जो है राज्यों ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास शुरू किया। ठीक है, तो आगे चलकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क। ठीक है, अब याद रखें ये कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 क जो है ये कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए इसको 2002 में जो है ये आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, ये हुआ आपका 2002 में। ठीक है, 2002 में जो है ये संशोधन हुआ और जिसमें आपका एक नया जो है अनुच्छेद जोड़ा गया, इसमें अनुच्छेद 21 क। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा 21 क जो है आपका 21 क ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 क में क्या है। ठीक है, इस अनुच्छेद में किस बारे में बात की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए और किस संशोधन के तहत जो है इस जो है संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 21 क में क्या है ये देखते हैं। तो 21 क में जो है आपका राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, इसको भी याद रखें और किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया था उसको भी आप जरूर याद रखें। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, जिसके तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 45 की मैंने ऊपर बात की। ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हुआ और इसी क्रम में जो है आगे 86वां संविधान संशोधन अभी बात की मैंने आपको। ठीक है, कब हुआ, ये हुआ 2002 में। ठीक है, तो 2002 में हुआ दोस्तों। तो इसके साथ ही जो है संविधान के भाग 4 को में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य को जो है इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भाग 4 को में तो देखिए जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है 2002 में, तो उसके द्वारा संविधान के भाग 4 क में जो है जो वर्णित हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनमें जो है एक नया मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो नया मूल कर्तव्य जो है आपका 51 टॉ जोड़ा गया, इसको भी आप जरूर याद रखें। 51 टॉ जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया आपको याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके अंदर जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है।
ठीक है। और वैसे ही जो है आपका एक नया मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। तो ये जो नया मूल कर्तव्य है, ये है आपका 51 टॉ जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें क्या बात कही गई है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये नया मूल कर्तव्य आपका जोड़ा गया है 51 टॉ, ये क्या है। तो देखिए, जो नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो है आपका माता पिता या आपके संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो देखिए, जो आपका नया जो आपका मूल कर्तव्य जो नया जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें है आपका कि माता पिता या जो संरक्षक हैं वो अपने बच्चों को यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए जो है क्या करें, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये कौन सा कर्तव्य है, ये आपका एक नया मूल कर्तव्य है जिसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में, ठीक है। मूल कर्तव्य 51 टॉ, ठीक है। इसको जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के जो है आगे चलकर 2009 में बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया। इसे संक्षेप में हम क्या पढ़ते हैं, आरटीई पढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आगे चल के जो है 2009 में क्या हुआ, बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका पूरा टाइटल है, ठीक है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। हम इसको संक्षेप में क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इस अधिनियम के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है, ठीक है। अभी मैं आपको बताया मैंने कि जो ये आरटी एक्ट है दोस्तों, देखिए आरटी एक्ट में क्या है, आरटी एक्ट में है इस अधिनियम के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है, जिसकी भी हमने बात की। और सरकार ने जो है इसे 1 अप्रैल 2010 से कानून के रूप में लागू कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कि जो आरटी एक्ट है वो कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। ये आप जरूर याद रखें। और जो आपका आरटी एक्ट 2009 है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो इस अधिनियम के अनुसार क्या है, इसमें क्या है, इसमें है जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को जो है कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है। और इसको कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 को जो है आरटी को लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। इसके मुख्य तत्व, आरटी के प्रमुख तत्वों पर बात करेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको विशेषताएं कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो दोस्तों विशेषताओं के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बार जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो धाराएं हैं, इनसे आपके क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक बार जो है हम जो है धाराएं देख लेते हैं, फिर आगे जो है इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ आप नोट करते रहें। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे धारा 4, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो पहले हम धारा 4 की बात करेंगे कि धारा 4 में क्या है, ठीक है, ठीक है। तो धारा 4 जो है आपका, इसमें क्या है, आपने अगर पूछा जाता है धारा 4 के बारे में, तो याद रखें धारा 4 जो है इसमें आपका जो है अगर कोई बच्चा 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा जो है वो पाएगा, ठीक है, यानी कि पाने का अधिकारी होगा। तो 4 में क्या है, इसको याद रखें, 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी अगर कोई
प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक जो है उसको क्या दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकारी होगा। ये आपका धारा 4 में है। ठीक है, आप इसको नोट भी करते रहें। ठीक है, धारा 4 में क्या है। ठीक, तो धारा 4 की हमने बात कर दी। धारा 4 में है आपका 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी अगर कोई प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये है आपका धारा 4 में। क्लियर हो गया। बात करें धारा, ठीक है, बात करें धारा 9 की। ठीक है, तो 4 के बाद हम धारा 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपकी धाराएं हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। तो 9 आपका क्या रहेगा, 9 है आपका शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो कैलेंडर है उसको जो है निर्धारित किया जाएगा। ये धारा 9 में है आपका। ठीक है, अगर बात करें धारा 10 की, तो धारा 10 में है आपका क्या है, 10 में, तो 10 में है आपका अपने बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये आरटी एक्ट की किस धारा में है अगर आपको पूछा जाता है तो ये है धारा 10 में। आपको सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि आरटी की किस धारा में जो है बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना आपका किस धारा में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये धारा 10 में है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे धारा नंबर 12 की। ठीक है, तो देखिए धारा जो है 20 क्या है। ठीक है, तो धारा 20 की बात करें तो धारा 20 में क्या है, तो धारा 20 में है आपका, ठीक है, सॉरी, तो धारा 12 की बात करेंगे पहले। ठीक है, धारा 12 में क्या है ये बताना है। तो धारा 12 में है आपका 25% जो कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको वो शामिल होंगे। तो ये धारा आपके 12 में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद धारा 24 की बात करें, 24 में है अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, धारा 4 किससे संबंधित है, धारा आपका 24 किससे संबंधित है, धारा 24 ये है आपका अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है। क्लियर हो गया। धारा 12 में क्या है, 25% कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे, ये धारा 12 में है। ठीक है, बात करें धारा 17 की। ठीक है, तो धारा आरटी की धारा 17 में क्या है, तो आरटी की धारा 17 में जो है आपका बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना निषेध है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि धारा आरटी की धारा 17 में क्या है। तो आरटी की धारा 17 में क्या है, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना क्या है, निषेध है, यानी कि मना है। ठीक है, ये किस में है आपका, धारा 17 में, यानी कि धारा 17 में क्या है, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना क्या है, मना है। ठीक है, क्लियर हो गया 17। अब बात करते हैं धारा 25 की। ठीक है, तो धारा 25 में क्या है, तो आरटी की धारा जो आपका 25 है इसमें क्या है, इसमें है शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन। ठीक है, 25 में क्या है, तो आरटी एक्ट की धारा 25 में क्या है, शिक्षक छात्र अनुपात। ठीक है, और शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन। ठीक है, शिक्षक छात्र अनुपात का वर्णन। ठीक है, इसको याद रखें। और बात करें आपका धारा 28, तो ये भी आप याद रखें, धारा 28। ठीक है, तो धारा 28 में क्या है, तो आरटी एक्ट की धारा 28 में शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि आरटी की धारा 28 में क्या है, 28 में है आपका शिक्षक जो है आप प्राइवेट ट्यूशन जो है नहीं पढ़ा सकता, ये धारा 28 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उन पर बात की। और बाकी आपका जो मैनेजमेंट है आपका जिसमें बात की जाती है एसएमसी की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मैंने बताया है आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, और इसमें जो अध्यक्ष होता है सीएमसी का, सॉरी एसएमसी का, वो होता है आपका अभिभावक। ठीक है, जिसमें हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो धारा जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कुछ धाराओं पर हमने बात की। धारा 4 जो 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी अगर कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसको जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा पाने का वो अधिकारी होगा। ये धारा 4 में है। फिर हमने बात की धारा 9।
धारा 9 में है आपका शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद धारा 10 की बात करें, धारा 10 में है अपने बच्चों को नज़दीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये है आपका धारा 10, ठीक है। फिर हमने धारा 12 की बात की, यानी कि 25% कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे इसके अंदर, तो ये धारा 12 में है। और धारा 24 की बात करें, अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है। और धारा 17 की बात करें, धारा 17 में है आपका शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना क्या है, मना है। धारा 17 के अंतर्गत बच्चे को जो है शारीरिक दंड देना, उसको प्रताड़ित करना मना है, ठीक है, धारा 17 में। धारा 25 की बात करें तो धारा 25 में क्या है, शिक्षक व छात्र अनुपात का वर्णन है धारा 25 में। और धारा 28 में अभी मैंने आपको बताया, शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये है आपका धारा 28 में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो मैंने आपको बता दी, इनको आप साथ ही साथ नोट करके याद रखें, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आरटी एक्ट की अब बात करेंगे प्रमुख तत्वों की। तो यहाँ पर आपकी विशेषताओं की बात हम करेंगे, यानी कि आरटी एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके अंदर है आरटी एक्ट के अंदर, उन सभी तथ्यों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ से आप जो है कॉपी पेन आप साथ में रखें और साथ ही साथ आप नोट करते हुए चलें कि आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आरटी एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, क्या तत्व हैं प्रमुख, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला लेंगे सबसे पहले। देखिए पहला क्या है, पहली विशेषता है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपका 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। ये पहली विशेषता है आरटी एक्ट की, ठीक है। बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता क्या है, देखिए दूसरी विशेषता है बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, ठीक है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, यानी कि बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। इसके अंदर क्या आएगा आपका, क्योंकि किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से हम प्रताड़ित या आपका यातना नहीं दे सकते, ठीक है। ये प्रावधान है आपका आरटी एक्ट में, ठीक है। और जो इनका पालन नहीं करेगा उसको जो है उचित कार्रवाई उसके लिए की जाएगी उसके प्रति, और उसको जो है सजा भी हो सकती है, ठीक है। देखिए तीसरा जो आपका आरटी एक्ट में प्रावधान है क्या है, देखिए रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, ठीक है। तो रोकने और निष्कासन से क्या मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पर रोकने और निष्कासन का मतलब है कि किसी भी बच्चे को, ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ठीक है, और न ही स्कूल से उसको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई विद्यालय ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये प्रावधान है आरटी एक्ट में, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, यानी कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से उसको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं प्रवेश से इनकार न करना, ठीक है। तो देखिए प्रवेश से इनकार न करना, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए चौथा जो है, तो देखिए स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों देखिए स्कूल में प्रवेश तिथि निकाली गई है, अगर वो तिथि जो है निकल जाती है प्रवेश की, तो किसी भी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान है आरटी एक्ट में, ठीक है। अगर कोई विद्यालय इस प्रकार की गतिविधि करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा है आपका प्रवेश के लिए आयु का सबूत, ठीक है। यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में क्या होता है कि प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ठीक है। अगर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो उसको जो है प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रखें इसको, ये प्रावधान है आरटी एक्ट का। उसके बाद अगला हम जो प्रावधान देखेंगे प्रावधान 6 नंबर का जो है, ये है आपका प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना,
ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि प्रवेश के लिए किसी प्रतिव्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। तो इसका इसका मतलब है कि कोई भी विद्यालय जो है न तो दान या चंदा लेगा और न ही जो है अभिभावक या बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद देखिए 7वें नंबर में क्या है। 7वें नंबर में है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष की बात करता है, तो विद्यालय के दायित्व की सीमा की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें? इसमें रहेगा सरकारी विद्यालय तो आप जानते ही हैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ इस एक्ट के तहत जो है कहा गया कि जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, लेकिन निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी जो है आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान जो है आरक्षित करने होंगे। ठीक है, तो विद्यालय का ये दायित्व है कि जो निर्बल आपका समुदाय है, निर्बल समुदाय से आने वाले बच्चों के लिए जो है पहली कक्षा में, फर्स्ट कक्षा में जो है 25% जो है सीट क्या की जाए, आरक्षित की जाए। कितनी सीट? 25% सीट पहली कक्षा में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, ये आपके सारे प्रावधान किसके हैं? आरटीई एक्ट के हैं। आप साथ साथ नोट करते हुए भी चलें। उसके बाद देखिए अगला 8 नंबर का देखिए राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। कहने का मतलब ये है 3 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना, और जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकारें एवं स्थानीय जो अधिकारी या प्राधिकारी हैं वो इसका इंतजाम करेंगे। तो ये है आपका 8वें नंबर का। ठीक है, ये प्रावधान है 8वें नंबर का। आगे देखते हैं 9वां में क्या है। इसमें है देखिए माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। ठीक है, यानी कि बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, उसके माता पिता और जो उसके संरक्षक हैं, तो उनका क्या कर्तव्य है, आरटीई एक्ट में क्या कहा गया है देखिए। तो देखिए प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। ठीक है, तो याद रखें ये प्रावधान है। अगर कोई अभिभावक नहीं करता है ऐसा, ठीक है, अगर कोई अभिभावक, बहुत सारी जगह होता है कि बच्चे जो हैं अभिभावक जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते किन्हीं कारणवश, तो ये आरटीई एक्ट में कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व होगा कि दायित्व होगा कि वह जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो है अपने बच्चों को क्या करेगा, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेगा। ठीक है, उनको भर्ती कराएगा। ठीक है, स्कूल में। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्या है, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। ठीक है, तो देखिए स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्यों की बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी जो है मैंने आपको बताया धारा, ठीक है, तो धारा 8 में इसका वर्णन है। तो 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ जो है अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख रखेगी और विद्यालय के कामकाज की निगरानी जो है वो सुनिश्चित करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है शैक्षणिक जो कैलेंडर है उनको तैयार करेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद देखिए 11वें नंबर में बात करें, 11वें नंबर में कौन सा प्रावधान है, देखिए राज्य सरकारों की कर्तव्य। ठीक है, तो राज्य सरकारों के क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, याद रखें इसको। जो राज्य सरकारें हैं यानी कि प्रत्येक राज्य की जो सरकार है वो क्या करेगी, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। तो ये क्या है, राज्य सरकार का एक कर्तव्य है। ठीक है, तो राज्य सरकार का आरटीई एक्ट में क्या प्रावधान है कि राज्य सरकार जो है क्या करेगी, जो है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश कराएगी विद्यालयों में, और उनकी उपस्थिति को भी क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। और साथ ही दोस्तों यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है, और वो विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित जो है आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। ठीक है, उसके बाद बाकी अगला बात करें तो ये देखिए 12वें नंबर में जो है आपका वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। तो देखिए आरटीई एक्ट में 12वां प्रावधान क्या है, वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। इसका मतलब हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें जो है खर्च यानी कि व्यय करती है।
तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए आरटीई एक्ट में क्या कहा गया है कि जो वित्त से संबंधित यानी कि केंद्र सरकार जो है इस अधिनियम को लागू करने में जो है आने वाले खर्चे का क्या करेगी, एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन क्या कराएगी, केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वें नंबर में क्या है, 13वें नंबर में है राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ठीक है, इसका मतलब है इस अधिनियम के लागू होने के 3 सालों के भीतर जो है राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों की बात हो रही है और विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य है राज्य सरकार का और स्थानीय प्राधिकारियों का। इसका मतलब है दोस्तों कि इस अधिनियम के लागू होने के 3 सालों के भीतर राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को क्या करना होगा, पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। 14वें नंबर में देखिए अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। ठीक है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार का मतलब है यदि किसी स्कूल में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है, समझ रहे हैं बात को, यानी कि अगर किसी विद्यालय या किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है, अगर कोई विद्यार्थी जो है एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। यानी कि बच्चे को, अगर बच्चा चाहता है कि वो दूसरे विद्यालय में पढ़ना चाहता है अगर कोई बच्चा, तो वो जो है बच्चे का स्थानांतरण जो है बच्चे का अधिकार है। ठीक है, ये याद रखें। क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे 15 नंबर में देखेंगे। 15 नंबर में आपका दोस्तों प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। तो देखिए आरटीई एक्ट में इनके लिए क्या कहा गया है, इनकी जो बच्चे प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए क्या प्रावधान है आरटीई एक्ट में। ठीक है, तो इसको याद रखें। देखिए प्रवेश की बात हो रही है, यदि कोई बच्चा देखिए 6 वर्ष की आयु पर जो है किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है, ठीक है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप जो है क्या कर रहेगा, कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है किसी कारणवश, तो वह जो है बाद में अपनी उम्र के अनुरूप जो है कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। अगर कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर जो है किसी विद्यालय में किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाता है, तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। और साथ ही साथ यदि निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए 16 नंबर में मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। ठीक है, तो यानी कि कोई भी विद्यालय ऐसा स्थापित ना हो जिन, यानी कि पहले उनको मान्यता दी जाए उसके बाद विद्यालय स्थापित किए जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि विद्यालयों को जो है याद रखें कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा और उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो आपका धारा 19 में वर्णित जो मानक है उसको पूरे करते हों। एक आप यहाँ पर जरूर याद रखें, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए मान्यता से संबंधित अगर आपका बिना मान्यता प्राप्त की कोई भी स्कूल जो है नहीं चलाया जाएगा, ये आरटीई एक्ट में कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे करते हों। तो धारा 19 में जो है आपका मानक है विद्यालय, यानी कि किसी भी विद्यालय को अगर मान्यता, यानी कि मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तो किसमें है, धारा 19 में है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला 17 की बात करें दोस्तों। 17 क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। ठीक है, तो आरटीई एक्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार क्या करे, राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करे। ठीक है, तो क्या होता है राज्य सलाहकार परिषद, तो इसका मतलब ये है कि जो राज्य सलाहकार परिषद है इसका गठन कौन करे, ये राज्य सरकार करेगी इसका गठन, ये आरटीई एक्ट में कहा गया है। और इसका काम क्या होगा,
अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में ये क्या करेगा, राज्य सरकार को परामर्श देगा। ठीक है, राज्य सलाहकार परिषद। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर देखिए क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, प्रस्तावित जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, और साथ ही साथ इसका काम क्या होगा, अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों को जो है प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में क्या करेगा, ये केंद्र सरकार को परामर्श देगा। यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो है ये केंद्र इसका गठन करेगा और साथ ही साथ ये अपना परामर्श भी केंद्र सरकार को देगी। राज्य सलाहकार परिषद, इसका गठन राज्य सरकार करेगी और ये अपना परामर्श किसको देगी, राज्य सरकार को देगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए 19 की बात करें तो 19 क्या है, देखिए शिकायतों को दूर करना। तो देखिए आरटीआई एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया है कि कैसे शिकायतों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है, जो बाल संरक्षण आयोग जो है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करता है। तो ये आपका धारा 31 में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, शिकायतों के मामले में यानी कि जो शिकायतें होती हैं उनका निवारण किस में होता है, धारा 31 में। इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें है कि आपका जो धारा 31 है उसमें वर्णित बाल संरक्षण आयोग जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में क्या करता है, प्राप्त शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, ये आपका धारा 31 में आएगा, इसको भी आप याद रखें। अगला देखिए 20 नंबर क्या है, बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। ठीक है, यानी कि बालक की शिक्षा के अधिकार को कौन मॉनिटर करेगा, अगर कोई बालक जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर कौन करेगा। ठीक है, इसको याद रखें। तो देखिए इसके लिए क्या बना है, बाल संरक्षण आयोग बना है, जिसको राज्य में भी बनाया गया है और राष्ट्रीय स्तर में भी बनाया गया है। इसको आप जरूर याद रखें। तो देखिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, तो जो बाल संरक्षण अधिनियम नियम है, जो आपका अधिनियम है बाल संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका 2005 की बात हो रही है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। बाल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बाल अधिकार, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, बाल संरक्षण जो है आयोग अधिनियम कब बना, ये बना 2005 में। ठीक है, इसको याद रखें। ठीक है, तो जो है इसके प्रावधानों के अंतर्गत जो है गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे। ये कार्य दिया गया है। ठीक है, राज्य में दिया गया है राज्य बाल संरक्षण आयोग को और केंद्र में दिया गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को। ठीक है, याद रखें ये प्रावधान किस में है, ये प्रावधान है बाल संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में बात कही गई है। ठीक है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जो आपका चाइल्ड राइट्स एक्ट। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें 2005। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र। तो देखिए परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र से क्या मतलब है, देखिए किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले, ठीक है, बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले जो प्रत्येक बच्चे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो देखिए परीक्षा व प्रमाण पत्र से के बारे में जो है आरटीआई एक्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है, और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को क्या दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये बात कही गई है आरटीआई एक्ट में। ठीक है, चलिए अगला 22 की बात करें। 22 नंबर का है आपका पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में क्या कहा गया है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, देखिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट जो आपका शिक्षा प्राधिकार आपका परिषद जो है संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका जो है निर्धारण करेगा और बच्चे के क्या करेगा, बच्चे के बहुमुखी विकास पर जो है ध्यान देने के साथ साथ क्या करेगा, उसे भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। ठीक है, मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने बात की है अभी ऊपर आपको, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध मैंने बताया था अभी आपको ऊपर। तो आरटीआई एक्ट में जो है शिक्षक जो है कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप जरूर याद रखें। कोई शिक्षक शिक्षिका
आप जो है प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 24 की बात करें तो गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए जो है शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध, यानी कि शिक्षकों की ड्यूटी से मतलब है, यानी कि आपने देखा होगा, ठीक है, शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, आपका जनगणना में लगती है, चुनाव में लगती है और आपदा राहत में लगती है। तो इनको छोड़कर जो है किसी में भी जो है इनकी जो है इन शिक्षकों को जो है इसमें नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, इन कार्यों के अलावा। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए शिक्षकों से जो है गैर शैक्षणिक कार्य, ठीक है, गैर शैक्षणिक कार्य से मतलब है यानी कि शिक्षा से अलग उनको कोई भी काम नहीं कराया जाएगा 3 कामों को छोड़ के, ठीक है। तो वो 3 क्या हैं देखिए, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर नहीं कराए जाएंगे। इनको छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ जो है शिक्षकों से नहीं कराई जाएगी। ये आरटी एक्ट में आपका प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 शिक्षकों की जो है रिक्तियों को भरा जाना। देखिए जो शिक्षक हैं उनकी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा, देखिए राज्य सरकार और जो स्थानीय जो अधिकारी हैं यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में अगर शिक्षक के पद क्या हैं, रिक्त हैं, तो कुल स्वीकृति पद संख्या की 10% से अधिक नहीं होंगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि राज्य सरकार और स्थानीय जो अधिकारी हैं वह यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में जो है शिक्षक के जो रिक्त पद कुल स्वीकृति पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कहा गया है आरटी एक्ट में, ठीक है। अब कितना पालन हो रहा है आज की डेट में आप सभी जो है देख रहे हैं, ठीक है। 26 देखिए छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है। तो याद रखें इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद, इस एक्ट के बाद जो है 6 महीने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो आपका प्रधानाध्यापक को छोड़कर कितना होना चाहिए, 1:40 होना चाहिए, यानी कि 40 छात्रों पर 1 अध्यापक, ठीक है। तो 1:40 जो है यानी कि 40 आपके विद्यार्थियों में जो है स्टूडेंट में एक क्या होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रावधान है आरटी एक्ट में, ठीक है। इसमें बात कही गई है कि जो ये शिक्षक छात्र जो ये अनुपात है आपका, इसमें जो है शिक्षक छात्र अनुपात में प्रधानाध्यापक को छोड़ के है ये चीज़, ठीक है। 1:40 यानी कि 40 बच्चों पर 1 अध्यापक, ठीक है। ये आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान है, इनको आप जरूर याद रखें, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चल, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप नोट करते हुए चलें। 27 देखिए शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। देखिए आरटी एक्ट में क्या कहा गया है कि शिक्षकों की कर्तव्य और शिकायत, ठीक है। तो कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना ये किसका काम है, देखिए शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हों, यानी कि जो टीचर हैं उनको टाइमली जो है स्कूल में उपस्थित होना होगा और पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार जो है अतिरिक्त शिक्षण करें, यानी कि अतिरिक्त जो क्लासेस चलती हैं अतिरिक्त शिक्षण करेगा तथा अभिभावक बैठकें आयोजित करें। तो ये जो है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, इसमें आपका ये आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद बात करें आपका शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हता है, ठीक है, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए शिक्षकों के लिए। तो यहाँ पर बात की गई है दोस्तों कि शिक्षकों की नियुक्ति जो है टीचर्स की नियुक्ति के लिए जो है न्यूनतम योग्यता का निर्धारण कौन करे, जो न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेगी वो करेगी केंद्र सरकार, ठीक है। इसको जरूर याद रखें, न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार इसको निर्धारित करेगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद चलते हैं दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। तो अगला 29 जो हम करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करेंगे, यानी कि आपका 29 नंबर का एसएमसी की बात हो रही है, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। एसएमसी यानी कि आपका स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भी आप जरूर याद रखें, अध्यक्ष होता है अभिभावक, ठीक है। ये भी कभी पूछा जाता है एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, अभिभावक होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे एसएमसी का, ठीक है, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक, ठीक है, कौन होता है,
अभिभावक होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन जो है आपका किस धारा में है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये आरटी एक्ट की किस धारा में है एसएमसी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, तो ये है आपका धारा 29। ये भी आप साथ में याद रखें, धारा 29 में है एसएमसी के बारे में, यानी कि आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। ठीक है, ये किस में है, धारा 21 में है। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई है ये भी आप जरूर याद रखें। इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे, जितने भी स्कूल हैं, और जिनमें क्या होगा, जनप्रतिनिधि होंगे, अभिभावक होंगे और शिक्षक शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको कभी पूछा जा सकता है कि एसएमसी में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, तो एसएमसी में आपके अभिभावक होंगे, शिक्षक होंगे और जनप्रतिनिधि होंगे। ठीक है, यह समिति जो है कामकाज का मॉनिटर करने जैसे कार्य करेगी। ठीक है, जो कैसा कामकाज स्कूल का चल रहा है इसका मॉनिटर करेगी विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, किस धारा में है, धारा 21 में है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला है, देखिए अगला प्रावधान है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, यानी कि जो अनुसूची है उसमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो याद रखें केंद्रीय सरकार को ये संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कि वो अनुसूची में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को अनुसूची में क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है, या फिर उसका लोप भी कर सकती है। ठीक है, इसका संशोधन का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, उसके बाद 31 देखिए, विद्यालय के मान और मानक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्कूल जो है आपका अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे, यानी कि जितने भी स्कूल ऐसे थे यानी कि जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या किया जाएगा, अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर जो है समस्त मानक पूरे करने होंगे। ये प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा विद्यालय है, जब आरटी एक्ट आया लागू हुआ 2010 में, अगर ऐसा कोई विद्यालय, ऐसा कोई स्कूल जो अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुका है और उसके बाद जो है आपके निर्धारित मानक पूरे नहीं हैं, तो इस स्थिति में जो है उन्हें अधिनियम लागू होने के क्या करना पड़ेगा, विद्यालय को 3 वर्ष के अंदर जो है समस्त मानक पूरे करने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो प्रावधान है वो है निर्देश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो याद रखें ये निर्देश जारी करने की शक्ति जो है आरटी एक्ट की किस धारा में है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका, साथ साथ में आपको धारा भी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 35 की बात करते हैं, तो देखिए धारा 35 में क्या है, निर्देश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समितियों को जो है अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में क्या कर सकता है, मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकता है, निर्देश दे सकता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, यानी कि आरटी एक्ट में केंद्र सरकार निर्देश जारी करती है किस धारा के अंदर, धारा 35 के अंदर। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद देखिए आखिरी जो आपका प्रावधान है राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, यानी कि राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति का मतलब है कि राज्य सरकारें अधिनियम के जो उपबंध हैं, ठीक है, उनको उपबंधों के जो क्रियान्वयन है उनके लिए जो है नियम और जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन द्वारा जो है बना सके, यानी कि राज्य सरकारों को जो है नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, आरटी एक्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें जो है आरटी अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जो है नियम और अधिसूचना द्वारा बना सकेंगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमने आज आरटी एक्ट देखा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने सारी धाराओं पर बात की, सारे प्रावधानों पर बात की, कब बना, कब लागू हुआ, सभी तथ्यों पर हमने बात की दोस्तों। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।